बिजनेसमैन अपनी अर्निंग टिप्स किसी को नहीं बताते। अब आप जावेद नियारी वाले से पूछेंगे अपनी रेसिपी बता दो तो वो कभी भी नहीं बताएगा। बिजनेस के लिए पैसा नहीं, दिमाग चाहिए। 100% सच है। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस करने जा रहे हैं। आपके वालिद साहब भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। टेलीमार्ट को खड़ा करने में उन्हीं का हाथ था। पहली जो आपकी वो दर्सगाह है वो आपकी माँ की गोद होती है, और वालिद साहब जो होते हैं वो हमेशा आपको कारोबार या नौकरी या इस तरह की चीज़ें आपको सिखाते हैं जो प्रोफेशनल होती है थोड़ी ज़्यादा। अमित भाई, लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन अपनी सीक्रेट टिप्स किसी को नहीं बताते। देखिए, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर आप टेक स्पेस में कहें तो हम जो काम करते हैं वो ओपन सीक्रेट है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम बिल्कुल कोई खला से कोई चीज़ लेके आए। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें बिजनेसमैन छुपाते हैं। अब आप जावेद नियारी वाले से पूछेंगे अपनी रेसिपी बता दो तो वो कभी भी नहीं बताएगा, है ना। तो वो इस तरह के बिजनेस हैं, कुछ सिलेक्टेड जो फूड रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, जहाँ एक स्पेशल रेसिपी होती है जो आप नहीं चाहते कि आउट हो कभी भी। अलबैक से आप बोलेंगे यार मुझे बताओ नगेट्स किस तरह बनाते हो, वो नहीं बताएगा। लेकिन हमारे ऐसे सिनेरियोज़ में जहाँ पे हम टेक स्पेस में काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ओपन सीक्रेट हैं, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान दूसरे ममालिक से दुनिया से बहुत पीछे है टेक स्पेस में। तो होता ही है, हम खुद उनसे सीखते हैं, हम भी वही चीज़ें पढ़ते हैं जो ओपन सीक्रेट है। तो हम वही चीज़ें जब हमारे पास ट्रांसफ़र होती है, हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों को मशवरा जितना मुखलिसाना दे सकें। तो मेरे पास तो कोई भी कभी चल के आता है तो हमने कभी ये नहीं बोला यार हम ये तो मैं नहीं बताएंगे। अब कितनी दफ़ा हमको ऐसी चीज़ें भी बताते हैं, हम अपने रेवेन्यू भी शेयर कर देते हैं कभी कभी। तो कितने लोगों को कि यार मैं इतने नंबर ऑफ ऑर्डर करता हूँ, मैं इतना रेवेन्यू करता हूँ। कितनी दफ़ा उनको वो मोटिवेशन मिल जाती है हमसे इन चीज़ों पर कि यार देखो, अगर एक बंदा जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच रहा है और उसने ये चीज़ खुद कर ली है अचीव और इतना रेवेन्यू अचीव कर सकता है, तो वाई नॉट दूसरा भी कर सकता है। तो हम कोशिश करते हैं उनको अच्छा मशवरा दें। लेकिन हाँ, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ छुपाई हो। और अगर बिजनेसमैन छुपाना शुरू कर दें तो जाहिर सी बात है दूसरी एक जनरेशन बिजनेसमैन की कभी भी नहीं आएगी। आप आज जितने बड़े बिजनेसमैन देखते हैं, जितने बड़े बिजनेस हाउसेस देखते हैं, बिजनेस वो कम्युनिटी देखते हैं, पूरी मेमनो में तो बहुत ज़्यादा है हमारे, तो उसमें प्रॉब्लम आप ये चीज़ हमेशा नोटिफाई करेंगे, हमेशा नोटिस करेंगे कि जितने भी लोग हैं वो पहले किसी सेठ के पास काम करते थे, उसके बाद अब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और सारे ग्रो किए। तो अगर सेठ उनको वहाँ नहीं सिखाता तो जाहिर सी बात है वो दूसरा बिजनेस एक वो जनरेशन नहीं पैदा हो रही होती, और फिर वो बिजनेस जनरेशन हमें नहीं सिखाती तो हम जैसे लोग कभी भी पैदा नहीं हो रहे होते। ई कॉमर्स का स्कोप आप पाकिस्तान के अंदर कहाँ देखते हैं इस वक्त? यार देखिए, ई कॉमर्स में अगर स्कोप की बात करूं तो हम 1% पे भी नहीं है अभी पाकिस्तान में। सही है, मतलब आप पाकिस्तान में अगर टोटल रिटेल सेल्स देखें $260 बिलियन है, पाकिस्तान उसमें $1 बिलियन ई कॉमर्स टच किया। तो ये अब स्कोप हद से ज़्यादा है ई कॉमर्स का। क्यों? आप बराबर इंडिया से सीख रहे हैं। सही है, आप में जो चीज़ आ रही है पाकिस्तान में बराबर इंडिया से ही आती है। इंडिया से आपके कल्चरल टाइज ना हो, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, आपके उससे झगड़े हों, सारी चीज़ें सेपरेट रखें। और अगर आप उसकी टेक स्पेस को देखें तो पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। सही है, हमारे यहाँ ई कॉमर्स $1 बिलियन है, उनके यहाँ ई कॉमर्स कह रहे हैं 2022 के एंड में $105 बिलियन हो जाएगा। सही है, तो आपसे 100 गुना बड़ा नहीं है इंडिया। सही है, आपसे 7 गुना बड़ा है इंडिया। सही है, तो पाकिस्तान और इंडिया में 7 गुना का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन 7 टाइम्स है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर इतना डिफरेंस है तो हम उससे सीखते हैं। तो हमने यही सोचा कि यार ई कॉमर्स इतना बड़ा है, वहाँ पे मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा हो गया। आप अगर मिडिल ईस्ट सिर्फ देखें तो यूएई अलोन जो है $27 बिलियन करता है। यूएई की पॉपुलेशन इतनी है जितनी आपके यहाँ गुलशन की और जौहर की मिला लें। एग्जैक्टली, ये पूरी इतनी पॉपुलेशन है। 9.7 मिलियन है, 97 लाख लोग हैं। तो ये कराची 3.5 करोड़ लोग हैं तकरीबन। सही है, अनडॉक्यूमेंटेड। तो ये क्योंकि कराची हर बंदा आके यहाँ समाता है। तो वो चीज़ हमें ई कॉमर्स में अब दिखती है कि ई कॉमर्स अब जिस तरह पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट ने थोड़ा उसको सीरियसली लेना शुरू किया है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो बीच में आई हैं, कुछ टैक्स बॉडीज़ है वो बीच में आई हैं, पाशा एक बॉडी है वो बीच में आई है, दूसरे और लोग हैं बहुत सारे बीच में आए, फिर कुछ कॉम्पिटेंट लोग आ गए। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो है वो कॉमर्स मिनिस्टर बन गए थे। तो ऐसे कुछ लोग जो समझते हैं, जो उन्होंने बाहर दुनिया देखी है, ज़िंदगी गुजारी है, वो समझते हैं कि यार ई कॉमर्स जब आएगा तो कितना बड़ा रेवेन्यू लेके आएगा और कितनी जॉब्स क्रिएट करेगा। हमारे यहाँ वो तकियानूसी दिमाग है ना कि यार आप एक छोटा सा बिजनेस इसी तरह चलाना है। टेक ऐसी कंपनीज होती हैं कि टेक कंपनीज, जब मैं कंपनीज को कुछ जानता हूँ कि उन्होंने 3 साल के अंदर 100 लोगों से 1000 लोगों की कंपनी बन गई है। 900 नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है उस कंपनी ने से। मैं ऐसी कंपनी को भी जानता हूँ, टेक कंपनीज है। फिर टेक कंपनीज लिमिटलेस काम करती हैं, उनमें कोई बाउंड्री नहीं होती कभी भी। और फिर जाहिर सी बात है टेक कंपनीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। अली एक्सप्रेस इतना बड़ा क्यों हुआ है? अली एक्सप्रेस एक्सपोर्ट कर रहा है। आप ये भी तो सोचें, इतना बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का अली एक्सप्रेस। शायद मेरे ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया होगा अली एक्सप्रेस।
आपके वालिद साहब भी एक बड़े बिजनेसमैन है, क्योंकि इस टेलीमार्ट को भी खड़ा करने में उनका हाथ था। देखिए हम जो भी काम करेंगे जब तक जिंदा हैं इस दुनिया में, तो वो सारी चीज़ों में उनका कंट्रीब्यूशन 100% रहेगा। उसका रीज़न ये है कि देखिए मैंने बहुत छोटी एज में काम स्टार्ट किया। मैं 21 साल का था जब मैंने काम स्टार्ट किया, वो भी सर पे पड़ी थी तो हमने काम स्टार्ट किया, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था। उसने मेरी पढ़ाई चल रही थी, बैचलर स्टार्ट किया हुआ था मैंने BBA, फिर मैंने BBA भी किया, MBA भी किया इन काम के साथ साथ सारे। तो वालिद साहब ने हमेशा जो बचपन से ग्रोथ एलिमेंट होता है ना, कि वो कहते हैं कि पहली जो आपकी वो दर्स है वो आपकी माँ की गोद होती है। तो माँ आपको इखलाक और दुनिया को देखने का तरीका सिखाती है, और वालिद साहब जो होते हैं वो हमेशा आपको कारोबार या नौकरी या इस तरह की चीज़ें आपको सिखाते हैं जो प्रोफेशनल होती है थोड़ी ज़्यादा। तो वो वालिद साहब ने हमेशा ऐसी बातें ग्रोथ स्टेज से हमें सिखाया। हमें खुद को भी शौक था। उल्टा बचपन में लोग हमसे पूछते थे पायलट बनोगे या ये बनोगे, तो हम कहते थे नहीं हम बिजनेस करेंगे अपना। ये तो वो एक माइंडसेट हमेशा से इसलिए था क्योंकि वालिद साहब के साथ लगे हुए थे हमेशा से। इस काम से स्टार्ट करने के पहले भी 3-4 साल में वालिद साहब के साथ ऐसे ही मस्ती मजाक में उनके ऑफिस जाया करता था, सिर्फ इसके लिए देखने के लिए कि आपको एक एक्सपोजर मिले, काम किस तरह हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है। क्योंकि जो हम किताब में चीज़ें पढ़ते हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो ये किताबी दुनिया बहुत अलग है, क्योंकि आप और हम जो किताबें पढ़ते हैं वो वेस्ट की किताबें हैं। वेस्ट यहाँ पे बिल्कुल वो रिलेट नहीं करता कितनी सारी चीज़ों में। प्लस जो हम किताबें पढ़ते हैं वो 1980 की 90 की किताबें लिखी हुई हैं, 1995 या 2000 की किताबें लिखी हुई हैं मैक्सिमम। तो हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं बहुत ऑब्सोल्यूट चीज़ें पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर 100% वालिद साहब की तरफ से आया, वही चीज़ें हमने सीखी। कहीं फंसते थे तो ज़ाहिर सी बात है उनसे मशवरा करते थे। फिर वालिद साहब ने हमेशा ये रखा है हमारे साथ कि मुझे वो उन्होंने खुला छोड़ दिया, बोला जो दिल करता है ना तुम करो इस तरह। पैसा कमाना कितना मुश्किल है आज के दौर में? यार मैं कहूँगा काफ़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हमारे जैसे स्पेस में तो हद से ज़्यादा मुश्किल है। उसका रीज़न क्या है कि देखें कि अब मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मेरे पास अगर 100-150 लोग हैं, और पहले मैं जो भी काम करूँगा, जितनी भी एफर्ट करूँगा सेल लाने के लिए, चीज़ें करने के लिए, इसके बाद जो पहला पैसा मैं कमाऊँगा वो अपनी यूटिलिटीज़ पे, अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरियाँ दूंगा, उनके सबके घर के चूल्हे जलेंगे। उसके बाद जो एंड में बच गया वो मेरे घर जाएगा। और जब आप ग्रोथ फेस कंपनी में होते हैं ना, तो उसमें आपके घर भी नहीं जा रहा होता, उल्टा घर से पड़ रहा होता है पैसा। कि जब आप घर से और पैसा डाल रहे होते हैं कि यार मुझे अगले महीने और ग्रो करना है, उसके अगले महीने मुझे और ग्रो करना है, और ईयर बेसिस पे मुझे और बड़ा होते जाना है। तो हमारी ऐसी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पैसा कमाना। प्लस कितनी दफ़ा टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं जिसमें हमें लगता है कि यार कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। फिर आपको पता है केस होते हैं, कभी किसी कस्टमर ने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया, भले वो बोगस केस है, आप उसको काउंटर करने के लिए एक वकील रखेंगे। तो कितनी दफ़ा हमारे वकील पेरोल पे होते हैं, सही है, कि जिनका पूरा दिन काम होता है फड्डे निपटाना। तो वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अनहोनी आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा कैश फ्लोज आउट होते हैं टाइम। अच्छा, फॉर्ब्स 30 में आपका नाम आया है 2019 में, आपकी नॉमिनेशन थी उसके अंदर, तो वो मोमेंट कैसा था? यार देखें, वो मोमेंट ज़ाहिर सी बात है किसी भी एक नए बंदे के लिए या एक छोटी एज के बंदे के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि फोर्ब्स दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकेशन अथॉरिटी है, और फोर्ब्स में आपका नाम आता है कि फोर्ब्स एक लिस्ट निकाल ली है कि ऐसे 30 लोग सेलेक्ट करिए जो अंडर 30 हैं, और उसमें फिर आपका नाम आ रहा है। और प्लस उसमें नॉर्मली पाकिस्तानियों का नाम बहुत कम आता है, सही है, और उस टाइम तो और भी कम आता था। फिर कुछ 1-2 सालों में लोगों के नाम आ गए। इत्तेफाक से ये हुआ कि वो शायद इतना फ्लश नहीं कर पाए कोरोना के टाइम पे ये नाम आए बेचारों के 2020-21 की जो लिस्ट में आए, तो वो उसमें जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से चीज़ें इतनी केओस में हैं कि वो नहीं आए। तो मेरा नाम जब आया तो जाहिर सी बात है मेरे लिए एक बड़ी अनोखी सी चीज़ थी। हालांकि अल्लाह ने उससे पहले भी बड़ी इज्जत दी, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ग्लोबल अवार्ड्स मिले, हर चीज़ हुई, लेकिन फोर्ब्स एक ऐसी चीज़ थी कि जब फोर्ब्स में नाम आया तो मैं खुद सोच रहा था, मैंने बोला यार ये नाम तो आ गया, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जिस तरह वो मीडिया आता है आपकी तरफ कि मेरे हर दोस्त का मैसेज आ रहा है कि यार वो समा वाले को मैंने तुम्हारा नंबर दिया है, जियो वाले को तुम्हारा नंबर दिया है, वो सब हर जगह से वो ढूंढ रहे थे कि किसी तरह फोर्ब्स वालों को रीच किया जाए, या जिन्होंने फोर्ब्स में जिसका नाम आ गया तो उसको हम बुलाएं। तो वो जाहिर सी बात है वो एक ऐसी अथॉरिटी है फोर्ब्स, कि फोर्ब्स में नाम आना मतलब ये कि आपने एक एंड काम कर दिया कि फोर्ब्स में आपका नाम आ गया, मतलब हाईएस्ट बिजनेस अचीवमेंट आपका। हाँ, अभी तक की, सही है। हालांकि इससे पहले, इसके बाद भी और इससे पहले भी बहुत सारे ग्लोबल अवार्ड्स मिले मुझे, मेरी कंपनी को। अभी रिसेंट एक ग्लोबल अवार्ड मिला हमें 2 महीने पहले, ठीक है। तो वो 9 ग्लोबल अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले, 10 ग्लोबल अवार्ड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के हो गए हैं। ये 2016 में हमारी 2 नॉमिनेशन थी, एक मेरी थी, एक कंपनी की थी, वर्ल्ड रिटेल अवार्ड में। वर्ल्ड रिटेल अवार्ड दुनिया के सबसे प्रीमियम लग्जरी बिजनेस अवार्ड होते हैं, जहाँ पे मैं शायद हम 2 पाकिस्तानी थे उस टाइम, एक मैनेजिंग कमेटी में एक पाकिस्तानी थे, बाकी मैं एक इकलौता वहाँ घूम रहा था। 400 लोगों की गैदरिंग होती है,
शायद मैंने इससे प्रीमियम गैदरिंग दुनिया में कहीं नहीं देखी, क्योंकि वहाँ पे टॉमी हिलफिगर घूम रहे हैं, वहाँ अली बाबा वाले घूम रहे हैं, सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं। वो लोग जिनको शायद आप बहुत ज़्यादा दुनिया एडमायर करती है, वो सारे लोग वहाँ घूम रहे थे ऐसे ही, सही है। और उस पूरी गैदरिंग में मैंने ये बोला दोस्त को भी आके वापस, मैंने बोला सबसे हल्का आदमी मैं था, सही है, क्योंकि मेरी एक तो एज फैक्टर प्लस सबसे छोटा भी था, सही है, और प्लस एज फैक्टर था एक चीज़। दूसरी चीज़ थी ऐसी बात है, वो जो कंपनीज और जिस साइज में चला रहे, तो मेरे लिए नॉमिनेशन बहुत बड़ी बात थी कि मेरी नॉमिनेशन है भाई इसमें, मुझे पता था मैं नहीं जीत सकता, सही हुआ है बहुत। मेरे साथ टेबल पे जो लोग बैठे हुए थे, जैन मोबाइल कंपनी सऊदी अरब का सीईओ, डिलॉयट का सीईओ, तो सारे टॉप ऑफ द लाइन लोग बैठे हुए थे मेरी टेबल पे भी, सही है। अब उसमें हर चीज़ बहुत फैंसी, बहुत अच्छी। हम चाहते हैं सारे लोग कि हाँ, हम जिस ब्रांड को एडमायर करते हैं आज वो मेरे साथ बैठा है, सही है। लेकिन उस लीग में जाने के लिए पाकिस्तानियों को अभी टाइम लग रहा है, सही है। उसका रीज़न शायद हमारा माइंडसेट भी है, सही है, कि हम एक जो सेठिया माइंडसेट होता है ना कभी, तो वो आपको हमेशा हर्ट करता है कि मैं सेंट्रल अथॉरिटी बन के चलूँ कंपनी की, जहाँ पावर्स डिफाइन करना शुरू कर देते हैं ना लोगों की, और स्ट्रक्चर्ड कंपनी बनाते हैं, तो वो कंपनी स्ट्रक्चर्ड कंपनी पूरी दुनिया में पेनिट्रेट कर सकती है, क्योंकि आपने पावर्स डिफाइन करती हैं, लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ हमें सिर्फ एक चीज़ पे एज था, हर डिस्कशन में उस टेबल पे मुझे एक चीज़ पे एज था, वो हमारी पॉपुलेशन थी, सही है, हम बहुत ज़्यादा हैं। बिजनेस करने के लिए अक्सर बिजनेसमैन कहते हैं कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, दिमाग होना चाहिए। क्या ये सच है? 100% सच है, सही है। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं, सही। अब बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, मैं जानता हूँ, ठेले से स्टार्ट किया है, आज करोड़पति अरबोपति भी हो गए कुछ ऐसे लोग, सही है। आपके सामने भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, सही है। वो क्यों, देखिए, अगर वो उस दिन पहले दिन पैसे का सोच रहे होते कि मुझे 50 आउटलेट खोलनी है, तो वो कभी काम नहीं स्टार्ट। सबसे बड़ी मिसाल मैं कहूँगा इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ आपके सामने, बिल्कुल इम्तियाज़ आपके सामने है, यूनाइटेड किंग आपके सामने है, जावेद निहारी आपके सामने है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत मिसालें हैं जो आपके सामने हैं, जो हम शायद हम उनको जानते हैं। डाइनर्स आपके सामने हैं, सही, कितने छोटे से स्टार्ट किए, आज कहाँ तक पहुँच गए हैं सारे ब्रांड्स। और वो क्यों पहुँचे हैं, वो आज पहले दिन अगर ये सोचे ना इंसान कि मुझे पैसे चाहिए, और स्टार्टअप वर्ल्ड का भी यही प्रॉब्लम है कि हमारे जितने आज भी जनरेशन स्टार्टअप वर्ल्ड में जा रही है ना, कि हम स्टार्टअप बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टअप एक फैंसी वर्ड है। इंडिया में भी आपने सुना है, मिडिल ईस्ट में सुना है, आपने यूएस अगर आप स्टडी करें वहाँ सुना है कि स्टार्टअप पे पैसे आएंगे, पैसे मिलेंगे। वो तकरीबन लोग देखें, नियत होती है बिजनेस चलाने की। आप इस नियत से चला रहे हैं कि मुझे कोई पैसे दे और मैं उसके पैसे पे बिजनेस करूँ, वो अलग चीज़ है। आप कहेंगे मैं खुद मेहनत करके दिखाऊंगा। आपकी मेहनत जब दिखती है जब आपके पास कम रिसोर्सेज हो, आपका हाथ बहुत तंग हो, और उसके बाद आप अच्छा काम करके दिखाएं। अहमद रऊफ ईसा जो हैं वो ऑफिस में बॉस हैं, लीडर हैं। यार मेरा नेचर कभी भी नहीं रहा कि मैं ज़रा बॉसी रहूं और बहुत वो एग्रेशन या ऐसी कोई चीज़, या मैं बोलूँ यूँ नहीं यूँ कर लो, यूँ नहीं यूँ कर लो। हमारे ऑफिस का एटमॉस्फेयर भी, सारे लड़के हमारे साथ जो काम करते हैं उनको अंदाज़ा है कि हम बहुत ज़्यादा कैजुअल हैं, बहुत ओवर फ्रेंडली हैं। क्या हम ये कहते हैं जो चीज़ जब प्यार से चीज़ हो सकती है तो गुस्सा क्यों करें, सही है, ज़बरदस्ती क्यों ऐसे अपने आप को। और ऐसी बात है, मुझे शौक नहीं है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता हूँ भाई, क्यों मैं करूँ अपने लिए। और आप गुस्सा करते हैं या एक बॉसी नेचर होता है आपका, तो आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं, और इंप्रेशन सामने वाले भी बुरा छोड़ रहे हैं। वो बोलेगा यार मैं इस कंपनी को छोड़ के भागूँ, सही है। मेरे पास ऐसी रिसोर्सेज भी है जो 7-7 साल से मेरे साथ काम कर रही है, जब से कंपनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वो क्यों काम कर रहे हैं मेरे साथ, वो इसीलिए काम कर रहे हैं कि उनको मेरा नेचर का पता है, सही है। उनको ये पता है कि यार मैं कोई चीज़ मांगूंगा इनसे तो ये मना नहीं करेंगे मुझे, सही है। मैं इससे थोड़ा लोन भी मांग लूंगा तो मना नहीं करेगा। वो बोलेंगे भाई ये प्रोडक्ट भी ले ली, तो वो बोलेगा हाँ 4 महीने पे कटवा लो, 6 महीने पे कटवा लो, कोई टेंशन नहीं है। तो हम कितनी दफ़ा वो उनको फेवर वो अपने नेचर से दे रहे होते हैं। प्लस मुझे काम पसंद है करना, मुझे काम बोझ नहीं लगता, सही है। तो मैं रात को 3 बजे भी काम कर रहे थे, 2 बजे भी मैं आपको ऑनलाइन मिलूंगा, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक। तो मुझे काम बुरा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बॉसी साइड से हट के आप लीडर वाली साइड पे जाएं। और इस कंपनी में जितना काम होता है, चाहे वो प्रोडक्ट लिस्टिंग हो, चाहे वो टेक हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे कुछ भी हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, मुझे सारे काम आते हैं। तो वो हमेशा कितनी दफ़ा आप चीज़ें अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, ठीक। उसके बाद आप सामने वाले को कहते हैं कि यार अब मैंने भी देखो कर लिया है ना, अब तुम भी कर लो ना यार, मैं तो कंपनी का ओनर हूँ, तुम भी कर लो ये चीज़। तो वो हमेशा तरीका ये होता है कि आप उनको प्यार मोहब्बत से लीड करके चले एज ए लीडर, तो वो सारे लोग आपके पीछे खड़े होते हैं। मुझे पता है कि मैं लड़के को आवाज़ देता हूँ ना ईद वाले दिन भी, यार ये कर देना, लड़के वो मना नहीं करेगा मुझे, क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट एज ए लीडर करता है। एज ए बॉस आप कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, बॉस से आप डर सकते हैं,
तो डर वाला काम नहीं करना हम लोगों को, हम डर से दूर रखते हैं। लीडरशिप वाली चीज़ ऐसी होती है कि आप एक फौज अपने नीचे एक पूरी हायरार्की क्रिएट करना शुरू कर देते हैं एज ए लीडर, कि मुझे पता है यार मैंने इसको बोल दिया अब ये काम कर देगा, या ये नीचे वाले से काम करवा लेगा, वो मुझे मना नहीं करेगा।